तो सेक्सटॉर्शन में लड़की न्यूड वीडियो कॉल करती है, वीडियो बना लेती है। हमारे साथ जो भी क्राइम होता है हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आज वो क्राइम छोटा है, कल वो बड़ा हो सकता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। बहुत पहले की बात थी कि पुलिस से लोग थोड़ा सा करते थे। रिसेंट अगर ट्रेंड देखेंगे तो पुलिस ने जो समाज के बीच में जाकर फोटो भी डिलीट कर दिया, वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल से डिलीट हो सकता है, आपकी प्रोफाइल से डिलीट हो सकता है, लेकिन वो क्लाउड से डिलीट नहीं होगा। क्लाउड से भी डिलीट हो गया तो सर्वर से डिलीट नहीं होगा, मेटा से डिलीट नहीं होगा। मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स पर डे रजिस्टर होती है, रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स हैं। फोन वेबसाइट में ये कमजोर पड़ी रहती है कि जो व्यक्ति देखता है वो डरा हुआ रहता है कि पता चल गया, आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया। इस तरह के कॉल्स भी आ रहे हैं आजकल। एक पंच लाइन जीवन में छोटी सी लाइन बना ले, हर अज्ञात चीज को हम हर अज्ञात को हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट हमारे एडिशनल डीसीपी राजेश दांडोतिया जी, क्राइम ब्रांच इंदौर। सर, स्वागत है आपका द सॉर्फिट शो में। थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बेसिक जर्नी से, अपने मुरैना से। मुरैना आपका जन्म स्थान है और मुरैना में आपने पहले आपका बचपन का सपना था क्रिकेटर बनने का, फिर वो शिफ्ट हुआ डॉक्टर बनने पे, और करेंटली आप सर्व कर रहे हैं इन क्राइम ब्रांच इंदौर, है ना। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए ना। देखिए, बेसिकली आप जब छोटे होते हैं, अब मैच्योर जब तक हो पाते हैं तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। Exactly. क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का लगता था क्रिकेट खेलूंगा, तो काफ़ी क्रिकेट खेली। फिर पेरेंट्स ने बोला, चूँकि मेरे पास साइंस बैकग्राउंड था 11th-12th, तो मुझे मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। फिर जब वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर मैं ग्रेजुएशन करने लगा, पर जब पढ़ लिख नहीं पाया तो पुलिस में आ गया। ओके, इंटरेस्टिंग। माताश्री के बारे में भी कहा जाता है, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि वो AA में थी और खुद एक PSC एस्पिरेंट थी। तो बेसिक मोटिवेशन घर में ही जन्मी थी क्या? बेसिकली मोटिवेशन ऐसा सच नहीं था कि मैं बचपन से, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बनूंगा। तो बचपन में क्या था कि मम्मी तैयारी करती थी, उस समय ऑब्जेक्टिव्स आते थे, तो मुझे 100 ऑब्जेक्टिव्स मम्मी को कराने होते थे। तो मुझे 1 रुपया मिलता था, 1.5 रुपया, तो वो एक्सरसाइज चलती थी मेरे खर्चे के लिए। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये जो एक्सरसाइज है, जो मेरी इस समय फाइनेंशियल मदद हो रही थी बचपन में, वो आगे चल के वो मैं बेसिकली इसके लिए जाऊँ, कैरियर में शिफ्ट हो जाएगी। राइट। मैं पिछले कुछ वीडियोस में देखा था मैंने, 2022 से ग्वालियर से आपने चालू करा था साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाना सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। काफ़ी लंबे टाइम से आप ये चीज़ें कर रहे हैं सब, जब से आपने ज्वाइन किया चीज़ें। 2022 से लेकर 2024 के बीच में ऐसे कौन से हर्डल्स थे या क्या प्रॉब्लम्स आई? ऑलरेडी आपने 309 से ज़्यादा वर्कशॉप भी कर ली, रिसेंटली अभी एक डेटा आपने शायद दिया था, है ना। इन सारी वर्कशॉप का क्या एक मोटिव था करने का, या उसका क्या रिजल्ट रहा है अभी इन पिछले 2 साल? देखिए, जब मैं एडिशनल SP क्राइम ब्रांच ग्वालियर गया था, तो वहाँ पर मुझे 2 चार्ज थे। एडिशनल SP ईस्ट सिटी भी था, क्राइम ब्रांच भी था। क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम जो होता है वो उसका एक विंग होता है। तो वहाँ पर कंप्लेंट्स बहुत आती थी, 17 to 18 कंप्लेंट्स पर डे ग्वालियर क्राइम ब्रांच में। और उस समय फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, भोपाल में सुसाइड किया था, सुसाइडल, जिसमें कि वो लोन एप्लीकेशन के तहत उन्होंने लोन लिया और फिर बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया था। बच्चों को भी सल्फास दे दी थी। और लोन किस बेस पे लिया था? लोन इंस्टेंट लोन आते हैं जो साइबर फ्रॉड होते हैं ऐप्स के थ्रू, उसमें सुसाइड कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको पता होता कि अगर ये साइबर फ्रॉड है तो वो कभी सुसाइड नहीं करता। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप साइबर फ्रॉड को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका प्रिवेंशन बेसिकली इसका किसी को पकड़ना प्रिवेंशन नहीं है। पकड़ेंगे ठीक है, केस बाय केस होता है वो, बट ओवरऑल मतलब एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो केवल अवेयरनेस ही एक इफेक्टिव जो अल्टरनेट अवेलेबल है, जो कि भी साइबर क्राइम से कंट्रोल करने के लिए, कम्बैट करने के लिए ऑल ओवर द ग्लोब ये बड़ी समस्या है, ये ग्लोबल चैलेंज है। और ऐसे में सबको जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के लिए फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, मार्च में आई थिंक स्टार्ट किया था 2022 में। फिर उसके बाद से अभी मेरे कल भी मेरा सेशन था, तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी से स्कूल्स, कॉलेज या किसी एसोसिएशन में जाके सेशन लेके आ जाऊँ। तो कल मेरा 347 सेशन कंप्लीट हुआ है। 347? यस, कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू नंबर। सो अभी हम ये जानना चाहेंगे एक्चुअल में साइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एज इन इंडिया को अभी देखा जा रहा है मोस्ट इंटरनेट यूजर्स के नंबर्स पे। तो जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो डिजिटली फ्रॉड्स के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज है वो उसी से कनेक्टेड। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? आप जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहेंगे
उस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होंगे। ट्रू। तो जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में लोग रहते हैं उनके साथ फ्रॉड होते हैं। अपराध, बेसिकली अपराध की बात करूंगा मैं, क्राइम की। अगर फिजिकल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वहाँ, तो कुछ लोग डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो उनके साथ ये साइबर फ्रॉड होते हैं। ये बढ़ेंगे ही, ये जब तक कम नहीं होंगे जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। क्योंकि लोग बेसिकली अगर हम देखेंगे साइबर फ्रॉडस्टर्स करते क्या है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिकता जो है, व्यक्ति क्या सोचता है, कहाँ पर व्यक्ति कमज़ोर है, वही चीज़ उभर कर बाहर आती है, उसका उपयोग करके वो आपको टारगेट करते हैं। नंबर 1, डर। अगर कोई व्यक्ति डरता रहता है तो कोई भी, जैसे डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं होती हैं, तो डर में व्यक्ति ट्रैप हो जाता है और वो डर की वजह से वो फंसता चला जाता है, क्योंकि डर उसकी एक कमजोरी है। तो डर बेसिकली क्यों है, अगर हम देखेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होना ही डर है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, आज आपको गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और मैंने आपको गाड़ी दे दी और गाड़ी चलाई है, तो आप डर जाएंगे, मैं कैसे चलाऊंगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस। हाँ, पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल चांसेज है ही। तो डर की वजह से क्या होता है, सेंसेस जो होते हैं हमारे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो फिर जब ऐसी स्थिति में जब आपके सेंसेस शून्य हो जाते हैं, तो साइबर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो आपको फिर टारगेट करते हैं। फिर उनके सेंसेस के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। लोग ये कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वो जैसा कह रहा था मैं करता चला गया, बट वो इस वजह से नहीं, जैसा वो कह रहा था वो करता चला गया, क्योंकि आपके डर की वजह से आपके सेंसेस शून्य हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो जो कह रहा था वो आप उसकी बात मानते चले गए। एक साइकोलॉजी के बेसिस पे पूरा गेम चल रहा है। अब जो लोग थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं, 1 रुपए के 3 रुपए होंगे, 3 हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे, ये पहले भी चिट फंड कंपनियां करती रहती थी, तो अब साइबर फ्रॉडस्टर कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी ये सोचता होगा मुझे पैसा कमाना है, जो ल्यूक्रेटिव ऑफर मिलते हैं तुरंत फिसल जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसके साथ अब आप मान के चलिए उसकी कमजोरी सामने आ गई उसके, तो उसको साइबर फ्रॉड करेगा। सेक्सटॉर्शन, जिसमें किसी को ऐसा लगता है, किसी लड़की से बात करना किसी को अच्छा लगता है, अगर ये कमी उसकी पकड़ में आ गई तो सेक्सटॉर्शन में लड़की न्यूड वीडियो कॉल करती है, वीडियो बना लेती है, फिर आपको ब्लैकमेल करती है, ट्रैप में फंसाया ब्लैकमेल करता है। तो अगर ये चीज़ें देखेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो साइबर फ्रॉड का है वो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस से रिलेटेड है। तो जिसमें हमारी वीकनेस एक्सपोज होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जागृत होना होगा, अवेयर होना होगा। और अवेयर के लिए विकल्प यही है कि जो टीवी है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ है और प्रिंट मीडिया है, इनमें जो आता है वो ऑथेंटिक होता है, सामान्यतः। या सोशल मीडिया पे अगर आप जाओगे तो आप किसी भी खबर के बारे में, या गूगल के में आप जाओगे तो किसी खबर के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं होती है कि ये खबर सही भी है या गलत है। फेक खबरों से हम अपना टेम्परामेंट बना लेते हैं। इसलिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ऑथेंटिक। हाँ, तो एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के एक विजिलेंट मेंबर के नाते हमें ये पता होना चाहिए हमारे आसपास चल क्या रहा है, और उसका जरिया है 10 मिनट आप केवल। एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। समाज से जुड़ी एक और चीज़ सामने आती है कि जब भी ऐसा साइबर से रिलेटेड कोई भी अपराध होता है तो उसमें जो सामने वाला विक्टिम है वो हमेशा ये सोचता है, आपने बहुत सुंदर चीज़ मेंशन करी, कल मैंने वीडियो देखा आपका, लोग क्या कहेंगे, है ना, कि जब भी किसी विक्टिम के साथ अपराध हुआ है तो वो सबसे पहले डरता है समाज में बताने से, या पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करता, क्राइम ब्रांच नहीं आता, जैसे भी जो चीज़ें होती हैं प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन में। सो लोगों के बारे में क्या कहना है, वो जो लोग हैं ना, वो उनने एक हाइप बना रखा है मार्केट में ऑलरेडी। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई बच्ची है, उसके पास कोई एक अननोन कॉल आया, उसने इग्नोर किया, उसके बाद जब स्कूल जा रही है तो किसी लड़के ने उसको घूर रहा है, उसने इग्नोर किया। फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के ने उसका रास्ता रोका, बात करने की कोशिश की, लड़की ने अवॉइड किया, आगे चली गई। फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के ने हाथ पकड़ा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लड़की ने अवॉइड किया, आगे चली गई। उसके बाद एक बड़ी घटना हो गई। सेम विथ ऑल काइंड ऑफ क्राइम्स। हमारे साथ जो भी क्राइम होता है हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आज वो क्राइम छोटा है, कल वो बड़ा हो सकता है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमें अपने आप को लोग क्या कहेंगे, ये बेसिकली ये पिछड़ापन है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इट
ये मैटर ही नहीं करता है। अब जागरूक समाज है, हम जागरूक समाज के हम हिस्से हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे से होता है, हमारे साथ होता है, जो हमारे साथ होता है उसको हम रिपोर्ट करें। हम जाकर अपने कहने की क्षमता, जब हमारे साथ जो हुआ है उसको जब कहने की क्षमता नहीं है तो सहने की क्षमता कैसे आएगी। और एक पॉइंट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक पॉइंट इसमें और आ रहा है कि सही टाइम पे चीज़ों को ना बोलने की ज़रूरत है। अगर कोई रास्ता रोक रहा है तो उसको ना बोलो, और वही जो लोग कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि रोकना भी है, उसको रिपोर्ट भी करना है। रिपोर्ट भी करना है। केयरिंग इज शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। ट्रू। तो अगर आप शेयर करेंगे कोई इफेक्ट आएगा, 100% वो उसको पता चलेगा कि FIR हुई है, तो व्यक्ति बैकफुट पर जाएगा, डिमोटिवेट होगा। क्रिमिनल्स को डिमोटिवेट करना है हमें, तो हमें हमेशा रिपोर्ट करनी है। 2-5 AR भी कट गए, 10 AR कट गए, क्या चक्कर लगाएंगे थाने के? नहीं, एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें इसकी रिपोर्ट करनी है, क्योंकि जब रिपोर्ट होगी तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इन सारे जन जागरूकता के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, वर्कशॉप चलाए जा रहे हैं, ऑलरेडी ये बोला जाता है कि पुलिस के पास हम नहीं जाएंगे, जिससे जुड़ा आपने फैक्ट बताया अभी, तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं अभी? नॉर्मल देखिए, बहुत पहले की बात थी कि पुलिस से लोग थोड़ा सा करते थे। रिसेंट अगर ट्रेंड देखेंगे तो पुलिस ने जो समाज के बीच में जाकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम के मैं कुछ फायदे बताता हूँ आपको, जितने भी पुलिस जो चलाती है। नंबर 1, मैं गया हूँ वहाँ, मुझे इकट्ठे लोग मिले हैं 300, 400, 500। मैंने उनको साइबर क्राइम के बारे में बताया तो वो अवेयर हुए। मैंने उनको ये बताया कहाँ रिपोर्ट करनी है, वेरी गुड। मैंने 1-1.5 घंटे 2 घंटे उनके साथ बिताए, पहला पॉइंट हुआ। तो 2 घंटे जो मैंने साथ बिताए उसमें वो मेरे साथ कंफर्टेबल हुए। तो वो जो ब्रिज था, पुलिस पता नहीं कैसी होती होगी, बच्चों के माइंडसेट में होता है, पता नहीं पुलिस कैसी होगी, फिल्मों में जो दिखाई जाती है बहुत रिजिड। जब आप जाके उनके साथ बैठते हो, ह्यूमरस वे में बात करते हो, तो वो गैप कम होता है। सेकंड इसका ऑप्शन जो एडवांटेज है, और थर्ड एडवांटेज मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि बेसिकली दे आर द इन्फॉर्मर। वो कभी भी आपको सूचना दे सकते हैं और वो सूचना देते हैं। कई ड्रग्स के केसेज भी आते हैं फ़ोन, कई बार उनके साथ कुछ ब्लैकमेल होते हैं, तुरंत शेयर कर देते हैं कि सर मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन आपका सेशन आया था सर, कल मैं उस सेशन में थी या उस सेशन में था, और सर चूंकि मैं नंबर दे के आता हूँ लोगों को कि इस नंबर पे आपको कॉल करना है, तो वो अपनी कंप्लेंट बताते हैं। 2 या 3 दिन के बाद वो आ जाता है, सर उस दिन आप आए थे सर, मेरे साथ यह हुआ है सर, क्योंकि मैं उसको भरोसा दिलाता हूँ। सबसे पहले हमें लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा। आप रिपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि कहीं वायरल ना हो, किसी को पता ना चले, तो पुलिस में ये सारी व्यवस्थाएं, सेंसिटिव केसेज होते हैं, हम कहीं भी शेयर नहीं करते उनको। कहीं भी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अगर वो मना करता है तो हम नहीं देते हैं। और कहीं उनको लगता है पेरेंट्स को नहीं बताना है, टीचर्स को नहीं बताना है, गार्जियंस को नहीं बताना है, तो हम किसी को नहीं बताते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सो ये बड़ी चीज़ है। ऑलमोस्ट लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है, स्पेशली लड़कियों के मन में, है ना, कि उनके साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई, किसी ने राह चलते छेड़ा है। ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा हुआ कि लड़कियां जिम जा रही हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी, बट वो घर पे नहीं बताती, वो फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेंगी कुछ चीज़ों, फिर रोएंगी, या चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं फिर दिन ब दिन। जैसा आपने बताया था कि हाथ पकड़ा, रास्ता रोका, चीज़ें हुई, फिर वो बड़ी घटना में तब्दील हो गई चीज़ें। सो वहाँ पे एक पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि जो आपने अभी बोला कि आप आओ सामने, आप बोलो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, है ना। सो ये बड़ा कमिटमेंट क्या पुलिस अभी दे पा रही है इन सारी चीज़ों में आपके अकॉर्डिंग? देखिए, डेफिनेटली पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए है ही, सोसाइटी के लिए है। हम हमेशा साथ खड़े हुए हैं। आप रिपोर्ट करोगे तब भी मजबूती से खड़े हुए हैं, नहीं भी करेंगे तब भी मजबूती से खड़े हुए हैं, बट ऑलवेज इंसिस्ट हम करते हैं कि रिपोर्ट करें, जिससे वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो पाए, और आइडेंटिफाइड होने के बाद उस पर एक्शन लिया जाए, जिससे वो डिमोटिवेट हो पाए। ट्रू। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एज इन इंस्टा की बात करूँ, फेसबुक या यूट्यूब, जितने भी हैं, उसमें अभी जितने भी न्यू कमर्स हैं, है ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी फ़ोटोज़ वीडियो शेयर करने की, है ना। उसके जो परिणाम है वो आगे जाके बहुत भयावह देखने को मिल रहे हैं हमें। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या आगे की? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़ी पंचलाइन है, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो सेल्फी डाल रहे हैं, जो पिक्चर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप ये तय मान के चलिए उस एक्शन का रिएक्शन होना है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और वो जो आप डाल रहे हैं वो एक आपका डिजिटल फुटप्रिंट है।
डिजिटल फुटप्रिंट है, और वो आपने अगर डिलीट भी कर दिया, फोटो भी डिलीट कर दिया, वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल से डिलीट हो सकता है, आपकी प्रोफाइल से डिलीट हो सकता है, लेकिन वो क्लाउड से डिलीट नहीं होगा। क्लाउड से भी डिलीट हो गया तो सर्वर से डिलीट नहीं होगा, मेटा से डिलीट नहीं होगा, और वो फिर जब वापस आएगा तो वो डैमेज भी कर सकता है आपको। तो कुछ भी ये लोग डालें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोच समझ के डालें, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। हर चीज़ ट्रेस होगी, आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आज आप एक किसी रिलेशन में हैं, किसी फ्रेंडशिप रिलेशन में है या लिविंग रिलेशन में है या फ्रेंडशिप रिलेशन में, और आपने कुछ फोटो वीडियो ऐसे बनाए जो आपने किसी व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को भेज दिए, मतलब जिसके साथ रिलेशन में है, और यू नेवर नो बेसिकली वो डाटा कहाँ यूज हो जाए और कौन यूज करे। और आज आपकी अच्छी बात हो रही है, कल नहीं हो, कल आप दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, आप चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कोई भी अपना डिजिटल फुटप्रिंट ना छोड़े जो आपको उस समय जब आप सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो वो आगे चल के आपको परेशान करे। सो हम बढ़ते अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। इंडिया में भी साइबर लॉज काम कर रहे हैं? अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड, बिल्कुल साइबर लॉज इतने काम कर रहे हैं। अभी जो नया VNS और VNSS के तहत जो कानून आए हैं, साइबर फ्रॉड को ऑर्गेनाइज क्राइम में किया गया है। 10 साल की सजा में उसको रखा गया। अगर ऑर्गेनाइज संगठित अपराध है, जिसमें हमने अभी परसों ऑनलाइन गेमिंग जो ऐप है उसमें सट्टा जो खिलाते हैं, हाँ, वो कल हमने उनको पकड़ा है, उनको 8 लोगों को, जिसमें एक बिहार का था और 7 मंदसौर के थे, सभी बाहर के थे। ये क्रॉस स्टेट्स में भी होता है? हाँ, इंदौर में बैठा हुआ है कोई, उसको ऑल ओवर इंडिया में है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आप किससे जुड़ रहे हो, ऑनलाइन तो आप कहीं भी किसी से भी जुड़ सकते हो। उसमें मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एज इन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो, जैसे जामतारा बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ कोई लड़का अभी इंदौर के लोगों को इजीली ट्रैप कर सकता है, क्योंकि उसकी ट्रैकिंग इजी नहीं है उसके थ्रू, है ना। सो इन चीज़ों पे आपका क्या बोलना है? मैंने नहीं, साइबर फ्रॉड होता ही ऐसे है। कभी भी साइबर फ्रॉड इंदौर का इंदौर में नहीं होगा। हाँ, इंदौर का उज्जैन में हो जाएगा, उज्जैन का इंदौर में हो जाएगा। बेसिकली ये इंट्रास्टेट होती है, इंटरस्टेट वेरी रेयर होती है, इंट्रास्टेट होती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बहुत रेयर होती है। तो आप ये तय मान के चलिए, इंदौर में भी ऐसे गैंग्स होंगे जो टारगेट कर रहे हैं दूसरी स्टेट के लोगों को। इंदौर में भी गैंग्स हैं, तो हर जगह गैंग्स हैं। रही बात जमतारा की, गॉन बाय डेज, वो समय बहुत चला गया। वो जब जमतारा एक स्पॉट हुआ करता था, हॉट स्पॉट, अब मोर देन 55 हॉट स्पॉट्स इंडिया में डेवलप हो चुके हैं। हर स्टेट में एक ना एक या एक से अधिक हॉट स्पॉट्स है जहाँ पर ये क्राइम चल रहा है। और अगर मैं इंदौर की बात करूँ, इंदौर में शेयर मार्केट को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। साइबर फ्रॉड्स में आपने बहुत सारी जगह दबिश भी दी, बहुत सारे अपराधी भी आए उसमें नज़र सामने। सो उसके बारे में भी क्या प्लान चल रहा है पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, उन सारी चीज़ों? देखिए, ये समझना होगा, शेयर ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो ये मैं बताऊं, जो फ्रॉड है, अगर ये साइबर फ्रॉड है तो ये नंबर 1 साइबर फ्रॉड है ऑल ओवर इंडिया में। 34% रैंक फर्स्ट है, 34% और टोटल साइबर फ्रॉड इन इंडिया। 2023 का डाटा बता रहा हूँ मैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड है वो ऑनलाइन टास्किंग, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी और ये ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड है। ये ट्रेसेबल है, इसको ट्रेस, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। आज ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ, जिसके बारे में बाहर बात, दिन में ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें एक आरोपी को पकड़ा है, गुजरात से उठाया उसको। तो 4 करोड़ 84 लाख का ट्रेडिंग स्कैम था। उसमें 4 आरोपी ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, 5वां हमने कल उठाया है गुजरात से और आनंद डिस्ट्रिक्ट से। आनंद, हाँ, आनंद डिस्ट्रिक्ट से। उसने पैसा पूरा दुबई ट्रांसफर किया है। ओके, यस, स्ट्रैटेजी था उसका। अकाउंट पंजाब का था लेकिन दुबई की लोकेशन है। तो पकड़े जाते हैं। मैंने बताया एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। चूंकि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा होते हैं पर डे, अगर हम देखेंगे तो एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर हूँ मैं। मेरा ये बहुत सेकेंडरी काम है साइबर फ्रॉड। बेसिकली हम ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करते हैं, पकड़ना दकड़ना। जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स का ऑपरेशन चल रहा है इस समय। जैसे कोई सेंसेशनल मर्डर हो जाए या सेंसेशनल कोई क्राइम हो जाए, वेपन्स की कोई गैंग पकड़नी है, इन पे काम करते हैं। और साथ में हम साइबर फ्रॉड पे भी काम करते हैं। पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं पर डे की है। यस, ये इंदौर बेस्ड, अकॉर्डिंग टू, यस, इंदौर बेस्ड। मैं आपको और बताऊं, मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स पर डे। जो NCRP रिपोर्टिंग पोर्टल है इंडिया का, जो सेंट्रल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो I4C का, उसमें जो बेसिकली पोर्टल जो बनाया NCRP का, उसमें मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स पर डे रजिस्टर्ड हो रही है। रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स हैं। ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जो रिपोर्टेड हो रही है।
जो रिपोर्टेड नहीं है उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम में कई लोग अभी भी फंसे हुए होंगे, तो संभव है शायद रिपोर्ट नहीं कराई होगी। सो दैट इज द क्वांटम इज सो बिग, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली हमने ये बात करी थी ह्यूमन माइंडसेट की, आज से 3-3.5 साल पहले की बात है। और गुजरात में मेरे एक भैया के फ्रेंड रहते हैं, है ना, उनके साथ सेम चीज़ हुई थी, व्हाट्सएप कॉल वाली। और वो इतनी दबिश में थे कि उनके कॉन्टैक्ट सब नंबर ले लिए थे सामने वालों ने, उनको कांस्टेंट कॉल पे धमकियाँ मिल रही, सारी चीज़ें। तो एक यही चीज़ मेरे मन में क्वेश्चन था कि वो बता नहीं पा रहे थे, इवन अपने भाई तक से उनने शेयर नहीं करा। भाई को बोला कि सौरभ को बोल के कॉल करे और वो मेरे से बात करे, मैं कुछ अर्जेंट बात करनी। फिर इकलौता मैं पर्सन था। तो ऐसे में लोगों का माइंडसेट कैसे काम करता है सर? वो ऑलरेडी ब्लैंक हो चुके हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि शेयर करना पड़ेगा। आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके अगर कोई समस्या है तो आप सब लोगों को बताते हो, शेयर करते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। डिजिटल अरेस्ट में कुछ लोग ऐसे बच गए जिन्होंने फैमिली मेम्बर को बताया, उनमें से किसी न किसी ने कुछ कभी पढ़ा होगा उसके बारे में, तो उसने कर दिया ये डिजिटल अरेस्ट है। बाकी सभी लोग फंसे रहते हैं। अभी एक केस हुआ था 15 डेज बैक, उसमें हम 7 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं। 1 करोड़ 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था अभी, ये क्या इंदौर का ही। तो बताना ही होगा, इसके अलावा कोई वो नहीं है, और ये जागरूकता से ही संभव है। अब एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है, रात को कॉल आया उसको कि आपकी सिम बंद होने वाली। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब उसको यही पता नहीं है कि साइबर फ्रॉड भी होते हैं, साइबर फ्रॉड के कॉल होते हैं। जब तक वो जागरूक नहीं होगा, उसकी गंभीरता वो कैसे समझेगा? जागरूक हुआ, समझ में आ जाएगा ये साइबर फ्रॉड है, तुरंत बताएगा देखो ये मुझे धमकी दे रहा है, पता करो ये साइबर फ्रॉड है या नहीं। तो जब तक उसको जानकारी नहीं होगी, तब तक सामने वाला जो कह रहा है वो सब उसको सही मानता चला जाएगा वो। तो स्वयं के बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। मेरा जो मेन फोकस है, एम्फेसिस है केवल अवेयरनेस पर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट डेटा। हम बहुत बारी नए ऐप डाउनलोड करते हैं, हर परमिशन अलाउ, वो बहुत बड़ा फैक्टर मेरे को जो समझ में आया। आपके हिसाब से क्या है वो चीज़ कि हम ही परमिशन देते हैं सारी चीज़ों को करने की, कुकीज़ ऑन कर रहे हैं, सारी चीज़ परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, गैलरी देखो, सारी चीज़ें। तो देखिए, आप सब लोग अब उसको सिक्योर कर पाएँ ये संभव नहीं है। मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग ट्रैप हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सब ट्रैप हो चुके हैं बेसिकली, इंफॉर्मेशन वाइज अगर मैं कहूँ तो। आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं, आपने 4 बार एडिडास का टाइप कर दिया, अब एडी डालोगे तो सबसे पहले एडिडास करेगा। एआई ऐसा नहीं है कि अभी आया है, अभी उपयोग हो रहा है। ये क्या है, ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, एकदम आपको क्यों कवर कर रहा है? एआई के जरिए तो कवर कर रहा है, क्योंकि आप लोग यही टाइप करते हैं। हाँ, ऐसे हम मार्केटिंग के टर्म में भी एड जब रन करते हैं तो टारगेटिंग उसी तो आप ये सोचो, आपका डाटा सिक्योर कहीं है, आई डोंट। चलो आपने सिक्योर भी कर लिया। अब अभी 2020 में या 21 में दिल्ली से अभी एक गैंग पकड़ा गया था, साइबर फ्रॉडस्टर का। उन्होंने 2 मेन बैंकों के 5 करोड़ जो कस्टमर्स थे उनके डाटा को हैक कर लिया था, और 1 रुपये पर डाटा उसको छोटे साइबर फ्रॉडस्टर को सप्लाई कर रहे थे। तो अब मुझे बताओ, तुमने सिक्योर भी कर लिया, पर बैंक अकाउंट में तो सब रहता है, नाम, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, घर का एड्रेस। अब इस जानकारी के साथ कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो आप समझने लगोगे कि हो सकता है ये सही हो। तो डाटा कैसे सिक्योर करोगे? अभी मैरियट का डाटा हैक हो गया था कुछ साल पहले, जो होटल था, तो जो लोग रुकते हैं, तो कैसे करोगे? वहाँ तो आपका आधार कार्ड भी है, आप ऑनलाइन जॉब के फॉर्म भरते हो, आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, आप जो मॉल्स में जाते हो, आप अपना वो शॉपिंग करने के लिए पॉइंट के लिए आप अपना नंबर लिखाते हो, ईमेल एड्रेस बताते हो। तो आप सभी जगह जानकारी, इवन आप ऐप कोई डाउनलोड कर रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो सभी जगह आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ऑलवेज यूज मिनिमम इन्फॉर्मेशन। तो ये अपन केवल मिनिमाइज कर सकते हैं। हम ये सोचे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं, संभव नहीं है, क्योंकि यू आर ट्रैप्ड एक्चुअली। तो सभी जगह आप देखिए कि चैट जीपीटी पे आप देखोगे, अगर आप लगातार उसको चैट जीपीटी से अगर आप बात करोगे तो आप देख पाएगा कि वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है, कमांड कर चुका होता है। यस, ट्रेन करते हैं उसको। हाँ, तो मतलब तो ये सोचना अब इस डिजिटल वर्ल्ड में कि इंफॉर्मेशन मेरी कहीं लीक नहीं होगी, ये संभव नहीं है। लीक तो होगी, तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति कर लेगा, हैक कर लेगा, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर्ड है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो होटल में रुक रहे हो जहाँ आधार कार्ड दे रहे हो, या फिर फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हो, कहीं भी हो सकता है। या फिर वो कर्मचारी
जो आज HDFC में काम करता है कल ICICI बैंक में काम कर रहा होगा, और कल ICICI बैंक में काम से अगर उसको निकाला जाएगा तो उठा के साइबर फ्रॉडस्टर को वो डाटा दे देगा। तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि मिनिमम डैमेज हो, बट इंफॉर्मेशन तो सभी जगह है। यू आर एक्सपोज्ड, बेसिकली वी आर एक्सपोज्ड एक्चुअली। तो हम सब स्टेप में हैं, ऑलरेडी स्टेप में हैं। अब हम कैसे अपने आप को मिनिमाइज, कैसे अपन अपने आप को बचा पाए, वो सावधानी से संभव है। एज इन हमने अभी जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पे भी देखा, रशिया यूक्रेन वॉर। मेरा क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है कि जैसे हर कंट्री के पास 3 बेसिकली डिफेंस विंग्स होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। चौथी विंग साइबर पे सब काम कर रहे हैं, कॉज अभी जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, है ना, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो भी चीज़, साइबर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए साइबर अटैक, जो साइबर वारफेयर होता है, इसमें साइबर अटैक होते हैं कंट्री टू कंट्री। बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके अटैक कर देंगे। तो ये एस्टोनिया में जैसे एक अटैक हुआ था, 2 रशियन बॉयज ने एस्टोनिया में पावर ग्रिड को वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया। 7 दिन तक वो पूरा ब्लैकआउट रहा। अब उसमें ये कहा जाता है कि रशियन आर्मी अगर पूरी होती 7 दिन तक ग्राउंड पे, तब भी इतना डैमेज नहीं होता जितना 2 लोगों ने कर दिया वायरस से। तो साइबर वारफेयर होते हैं, और अपने इंडिया में सभी कंट्रियां साइबर सिक्योरिटी की लगातार काम कर रही हैं। अपनी मिलिट्री जो विंग्स है उसमें भी साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, क्योंकि साइबर अटैक जो होते हैं बाहर से भी होते हैं। तो वी आर वेल इक्विप्ड, और लगातार ट्रांजिशन फेज में है सारी कंट्रियाँ, और लगातार अपने आप को डेवलप कर रही हैं। QR कोड्स, UPI, विदेशों में इसकी बहुत बात होती है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव था या जो भी उससे रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से थे चीज़ें, ये कितना सिक्योर है? हम कहीं पे पेमेंट करते हैं या? देखिए बिल्कुल सिक्योर्ड है ये। आप अगर कोई गलती नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको न्यूटन्स का लॉ बताया था, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्ट नहीं होगा। अगर आपने अननोन लिंक को क्लिक किया, एक्शन हो गया, रिएक्शन आ जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे OTP आ रहा होगा, पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, वो देख लेगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल देगा। एक्ट, ऐप डाउनलोड किया, स्टैंड लोन का ऐप, किसी भी गेमिंग ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करते ही कोई भी व्यक्ति टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ता है। ओके, आई एग्री, एक्सेप्ट, कंटिन्यू, इस तरह से बोलता रहता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एक्चुअली मीडिया गैलरी का एक्सेस ले लेता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेता है, और फिर आपको ब्लैकमेल करता है और पैसे लेता है। तो जहाँ एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन होगा। तो अगर हम सावधानी रखेंगे, और उसमें UPI क्या है? UPI पेमेंट भेजने के लिए है, कभी रिसीव करने के लिए होता है। UPI पेमेंट भेजने के लिए है। अब लोग फिर भी टारगेट होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा मैंने एक पैसे लिए, तुम इसको वो कर लो, एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मुझे ऐसे करते हैं, पट से चला जाता है। तो UPI सेफ, बारकोड सेफ, बट क्या हम जो जिस तरह से यूज करना है, क्या हम यूज जानते हैं उसका? दैट द पॉइंट। हम छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि UPI की वजह से हो गया, बारकोड की वजह से। दे आर सेफ। कोई भी मशीनरी को सेफ यूज करने वाला बनाएगा। अगर उसको अच्छे से नहीं यूज कर पाया तो वो अनसेफ हो गया, नहीं तो सेफ है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहे हैं। सेकेंडरी एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है पॉर्न वेबसाइट्स का, है ना, कि उसके थ्रू जैसे कोई पॉर्न वेबसाइट्स पे गया, वहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आती हैं या चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। सो उससे कैसे बचा जा सकता है? वो एक उनके लिए अच्छा जरिया बन रहा है। पोर्न वेबसाइट पर जाए या शॉपिंग वेबसाइट पर जाए, पोर्न वेबसाइट में ये कमजोर कड़ी रहती है कि जो व्यक्ति देखता है वो डरा हुआ रहता है कि पता चल गया, IP एड्रेस ट्रैक हो गया। इस तरह के कॉल्स भी आ रहे हैं आजकल कि आप पोर्न वेबसाइट देख रहे थे और आपका IP एड्रेस ट्रैक हो गया है। मैं NCRB के वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से बोल रहा हूँ, और आपको जेल हो जाएगी। तो व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि अपराध बोध में होता है कि मैं देख रहा था और ये पता चल गया कहीं और पता नहीं चल जाए, और वो उसमें ट्रैप होता रहता है। मेरा ये कहना है, एक ही बात बताता हूँ मैं। रात को 12 बजे आपके यहाँ नॉक होती है, आप सो रहे हैं, नॉक किया जाता है और घंटी बजाई जाती है। आप उठते हैं, आप छत से देखते हैं अननोन व्यक्ति खड़ा हुआ है। फिर आप उसके जो होता है वो कैमरे से देखते हैं कि कौन खड़ा हुआ है। आप उसको पहचानते नहीं हैं। रात को 12 बजे क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? बिल्कुल। सेम विद डिजिटल वर्ल्ड। अज्ञात व्यक्ति के लिए मैं दरवाजा नहीं खोला, अननोन व्यक्ति था। सेम विद अननोन पर्सन फ्रेंड लिस्ट, सेम विद अननोन फिशिंग लिंक, सेम विद अननोन मोबाइल नंबर, सेम विद एनीथिंग विच इज अननोन टू अस।
ओके। तो हम डिजिटल वर्ल्ड का भी सिंपल सिद्धांत है, कोई जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, जो हम नहीं जानते हो, अननोन हो, उसको हम कभी भी, अननोन वीडियो कॉल को आप उठाओगे सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाओगे। तो कोई भी जो चीज़ अननोन है, जब तक आपके लिए वो नॉन ना हो, जब तक अननोन बनी हुई है, तब तक आप उसको डिस्टर्ब ना करें, टच ना करें, क्योंकि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। ट्रू। अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, डीप फेक जैसी चीज़ें, है ना, कि शक्ल किसी दूसरे की, बॉडी किसी दूसरे की, और उसमें सेलिब्रिटीज़ को भी टारगेट किया गया, इसलिए शायद इतनी हाइप बनी चीज़ों में। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बिकॉज सोशल मीडिया एक्सेप्ट करना होगा इसको। ओके। अब ये चीज़ें आएंगी, इनसे घबराना नहीं है, इनसे ऐसा सोचना है पता नहीं क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि अगर ऐसी चीज़ें होती है कॉमन है, इट्स अ फ्रॉड। और फ्रॉड को हम जितना इंपॉर्टेंस देंगे और वो बढ़ जाएगा। इट्स नथिंग। किसी का वो तो फोटो आज भी लगा सकता है, कोई पहले भी लगाते थे नीचे पीठ की बॉडी, हाँ फोटोशॉप पर। तो एक्सेप्ट करना होगा कि इस तरह चीज़ें होती है, इसको बहुत लाइटली लेना होगा। बाकी कानून इतने कड़े हैं, जो लोग ये काम करेंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। इसमें रिलेशंस के टूटने की भी चीज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, AI का यूज़ करके या बाकी चीज़ों का यूज़ करके। तो वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए ये समझना पड़ेगा अब हमें। अब AI के जरिए मेरी आवाज़ निकाल के मेरे ही नंबर से स्पूफ कॉल करके उस लड़की के नंबर पे कॉल कर दिया जाए और मैं उसको कुछ भी ऐसा ऑप्शन बात कर दूं और सीधे वो रिपोर्ट लिखाने आ जाए, तो स्पूफ कॉल पता चल जाएगा। घबराए नहीं। आपकी अगर रिपोर्ट भी होती है आपके खिलाफ, AI के इस्तेमाल करके आपको षड्यंत्र फंसाया जाता है, बिल्कुल नहीं घबराएं। मैंने बोला ना कि एवरीथिंग हैज ए डिजिटल फुटप्रिंट। इसमें आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा, वो जो नहीं होगा तो वो ट्रेस हो सकता है। ओके। एक लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कि एक किसी भी देश की कंट्री है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट दोनों में से मेरे पास दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट हो गई या सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को जानने वाले। दोनों में से पावरफुल ज़्यादा कौन है? बात एट द एंड बात ताकत की है ना, बात पावर की है। डिजिटली हम देखें या फिर फिजिकली देखें चीज़ों में। सो एक गवर्नमेंट को ले लें हम, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का पता है, जो कंट्रोल करें उस चीज़ को, उन दोनों में क्या समानताएं हैं, या फिर दोनों में से कौन एक हाइप क्रिएट कर रहा है इन सारी चीज़ों में? तुम्हारे परिवार में माता पिता भाई बहन है, किसको चुनना चाहोगे? एक को? बहुत टफ डिसीजन रहेगा। जितने भी हमारे समाज के सोशल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, सोसाइटी में जो भी पार्ट होते हैं उसके, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इफेक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेयर करने के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट लॉ बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट होती है। आज जो NCRP का पोर्टल बनाया गया है, आज I4C जो स्टेप्स ले रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत तेज़ी से, स्पेशली सेंट्रल लेवल पर ज़बरदस्त काम चल रहा है साइबर फ्रॉड से कम्बैट करें। तो गवर्नमेंट का हमें इनिशिएटिव दिखता है, गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे क्या काम कर रही है तो वो इंटीग्रल पार्ट है। तो कौन पावरफुल है ये संभव नहीं है। किसी समस्या से जूझने के लिए, लड़ने के लिए सारे सेक्टर्स को साथ आना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग, और जो सोशल मीडिया के स्टार हैं जिनके पास लाखों फॉलोअर हैं, वो लोग। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एक जगह आपने मेंशन करा था क्रिएटर्स का, कि ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं जो, वही उन चीज़ों का ज़्यादा भरपूर यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स, है ना। उस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? दे आर इन्वेंटर, दे आर द क्रिएटर, दे आर द डिस्कवरर। बेसिकली वही चीज़ें खोजते हैं, हम तो पीछा करते हैं। अब डिजिटल रेस्ट उन्होंने खोज लिया, अपन पकड़ रहे हैं उनको। तो दे आर इन्वेंटर, बट सटनली पकड़े ही जाते हैं। अभी 1 दर्जन से ज़्यादा हम लोग पकड़ चुके हैं डिजिटल रेस्ट कॉन्स्टेंट। हाँ, अभी लगातार 1 महीने में लगातार कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले साइबर फ्रॉड्स या इनके बारे में क्या चीज़ें प्लान कर रही है पुलिस? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, साइबर फ्रॉडस्टर की एक टैग लाइन है, वो हमेशा इस बात को कहते हैं, सबका नंबर आएगा। साइबर फ्रॉडस्टर की ये टैग लाइन है, सबका नंबर आएगा। हाँ, तो हम पुलिस की भी यही टैग लाइन है, सबका नंबर आएगा। एग्जैक्टली सर, आपके पास भी एक बार कॉल आया था, लाइव कॉल, वो बहुत चला था वीडियो, है ना। उसकी क्या कहानी थी? बस लास्ट फिर हम खत्म करते हैं। वो बेसिकली कई कॉल आते रहते हैं, एक्चुअली वो उनको ये पता नहीं वो किससे बात कर रहे हैं। ये तो किसी को लगता है अच्छा इसको मेरे बारे में इतनी जानकारी, वो आपकी साइकोलॉजी को गेन करते हैं। वो उनको पता ही नहीं, वो ट्रेनिंग होती है, उनके कॉल सेंटर्स चल रहे होते हैं। तो वैसे मीडिया, चूंकि प्रेस प्रवक्ता हूँ मैं, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का, प्रेस की ब्रीफिंग मेरी डेली रहती है रूटीन की 1 से 2 बजे तक। तो मैं कॉल कर रहा था, तभी मेरे पास कॉल आया, ऑटोमेटेड कॉल, जिसमें लेडी बोल रही थी, कस्टमर केयर का कॉल था, ऑटोमेटेड।
हम आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है फेक, और आपके जो अकाउंट में फेक मनी आई है और आपके अकाउंट्स बंद होने वाले हैं। मैं समझ गया कि ये, अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9 नंबर दबाएं। मैंने मीडिया को बोला इसकी वीडियो करो और रिकॉर्डिंग करो, दिस इज द केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट। वीडियो चली थी। हाँ, तो वो वीडियो वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उनसे बात करता रहा और हम वीडियो कॉल पे भी आ गए। बस जैसे ही उसने मेरी वर्दी देखी तो ये कौन है, मैंने कहा यार मैं ही हूँ ये। यू आर डिजिटली अरेस्ट होने से तुम बच गए, मैं तो जानता ही था इस बात को। फिर काट दिया उसने। तो रैंडमली किसी को भी कॉल कर सकते हैं। एट द एंड सर, इंडियन यूथ के लिए क्या संदेश है जो भी सोशल मीडिया पे हैं या डिजिटली क्राइम में चीज़ें चल रही हैं? अपने टाइम को लिमिटेड करें सोशल मीडिया पे, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में न रहें, क्योंकि कड़ी मेहनत के सिवा आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती है। कई लोगों ने ये मान के शुरू कर दिया है करना कि आजकल हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। पर मैं फिर कहूँगा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, एक नई थ्योरी जो लेके आए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इजी मनी में जाएंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिल रहे हैं, लालच दिया जा रहा है, ये तय मान के चलिए कहीं ना कहीं रुकें, ठिठकें, देखें, समझें, वेरीफाई करें, तब आगे बढ़ें। कोई लालच दे रहा है, हर अननोन, बस केवल एक ही पंच लाइन देता हूं मैं, अगर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, एक पंच लाइन जीवन में छोटी सी लाइन बना ले, हर अज्ञात चीज को हम, हर अज्ञात को हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे। बस एक लाइन है, आपने जैसे ही देखना शुरू किया संदेह से, अपने आप आपका माइंडसेट वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से प्रेशर बना रहा होगा, अलार्म क्लॉक देना। यस, सो एक ही लाइन है, पंच लाइन, आप हर अज्ञात को संदेहास्पद मान के चलें। वन लाइनर क्वेश्चंस फटाफट 10 जल्दी से एक आंसर करने हैं बस। रैपिड राउंड क्वेश्चन है हमारे, है ना, कि व्हाट्स द मोस्ट कॉमन साइबर फ्रॉड इन इंडिया टुडे? ऑनलाइन टास्किंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ओके, वन सिंपल टिप टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम्स जो भी चल रहे हैं, एक सिंपल टिप जो आप देना चाहें, जो आपने अभी बताया। जैसा कि मैंने बताया, फिर इसके अलावा और दूसरा देना चाहता हूं मैं। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको वेरीफाई करें। पासवर्ड्स और OTPs, इन दोनों में से सिक्योर कौन है ज़्यादा? इन दोनों में से कोई भी सिक्योर नहीं है। अगर आपने पासवर्ड सिंपल बना दिया तो आप फंस गए, और आपने कहीं कोई भी लिंक वगैरह डाउनलोड कर ली तो आप फंस गए, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, OTP वो स्वयं देख लेगा। एवरीथिंग इज सिक्योर। जैसा कि मैंने बोला, यूजर बताएगा उसको, यूज करने वाला उसको सिक्योर अनसिक्योर करता है। दोनों में से सबसे ज़्यादा डरावना कौन है आज के डिजिटल वर्ल्ड में? डार्क वेब या फिर सोशल मीडिया की लीक? किसी ने फोटो डाल दी या चीज़ें कर दी, या फिर वो चीज़ डार्क वेब में जाके ऑपरेट हो रही है? सोशल मीडिया लीक, क्योंकि सब तक पहुंच रही है ये। डार्क वेब तो फिर भी लिमिटेड है, लेकिन सोशल मीडिया लीक है ना, वो सबसे ज्यादा। इन वन वर्ड डिफाइन साइबर सिक्योरिटी? योर फियर। डर। क्रिकेटर और डॉक्टर, कौन सा ऐसा सपना है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप मानते हैं ज़्यादा? क्रिकेटर, क्योंकि डॉक्टर मैं बन ही चुका हूं, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से, साइबर क्राइम अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। अक्टूबर में इंडियन हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में मुझे डॉक्टरेट मिल गया। तो डॉक्टरेट तो मिल गया मुझे, डॉक्टर राजेश टंडोदिया हो गया। अब क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो नेक्स्ट बर्थ में अगले जन्म में करूंगा कोशिश। क्रिकेटर। वन थिंग यू मिस अबाउट योर चाइल्डहुड? वर्तमान में रहने की आदत, प्रेजेंट में जीना। चाइल्डहुड में मैं प्रेजेंट में जीता था, बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं बहुत सोचता रहता हूँ, आगे का, पीछे का, वर्तमान का। 5.5 साल का आपका बेटा है जी, है ना? मैंने उसका भी सुना, थोड़ा सा वीडियोस में कुछ देखा, उसका जिक्र करा आपने। घर पहुंचने के बाद, वर्दी उतारने के बाद एक पर्सनल जिम्मेदारी बनती है फैमिली के साथ बैठना। वो क्या क्या रिमाइंड कराता है वो बच्चा? आता कुछ नहीं, वो सबसे पहले गले लगता है, वो बोलता है पापा आज क्या लेके आए। ओके। और उसके बाद बैठता है, फिर वो फिर हम लोग, मैं उसी का जो वो गेम जो टीवी पे देखता है, जो उसके गेम चलते हैं, उन्हीं में मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ। जैसे वो कौन सा है, वो जो कई आते हैं ना, ऑगी एंड कॉकरोच, ऑगी एंड माइक, और ये इसका भाई है, तो
मैं थोड़ा सा उसके साथ आधे घंटे बैठ के उसी के साथ अच्छा ये इसने अच्छा किया, अच्छा ये सुपरमैन ऐसा है, कुछ आधे घंटे उसके साथ बैठता हूँ। फिर हम लोग फिर मैम भी ऑन ड्यूटी प्रोसेस में होते हैं, तो दोनों लोग आप पर्सनल प्रोफेशनल कैसे मैनेज करते हो उसके बारे में थोड़ा? टफ होता है बेसिकली मैनेज करना, पर हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहता है। जैसे मेरी वाइफ के मदर फादर है तो वो सब लोग साथ में रहते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आप दोनों ही अगर जॉब में रहते हैं तो बच्चे की बेहतर अपब्रिंगिंग के लिए घर का कोई ना कोई, चाहे वो पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से कोई परिवार का मेंबर कहीं भी साथ में रहता तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और दोनों जॉब में है बट कहीं ना कहीं टाइमिंग मैनेज हो जाती है। ऐसे बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब हम मतलब मैनेज नहीं कर पाए, बट थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाती है। एज अ एडिशनल डीसीपी आपका क्या संदेश है? पुलिस दिन रात एक करके काम करती है, जनरल ऑडियंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं पुलिस के लिए, है ना? सो एक छोटा सा मैसेज क्या आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को प्लीज़, पुलिस की साइड से एज अ रिप्रेजेंटेटिव, है ना? पुलिस की जैसी इमेज है वैसी पुलिस है नहीं, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। और रही बात पुलिस में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे पुलिस काम करती है, ठीक है मैं एग्री हूँ, बट ये है कि पुलिस से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिटिसिज्म होता रहता है, बट पुलिस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस के जितने भी लोग हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि आप पब्लिक फिगर होते हैं, अब पब्लिक डीलिंग होती है तो उसमें आलोचना उसका पार्ट होती है, पर आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की मदद कर पाएंगे। पब्लिक के लिए मैं कहना चाहूँगा, पुलिस आपका पार्ट है, आप ही में से कोई पुलिस बना है, कोई पुलिस प्रशासन, कोई जज, कोई नेता, आप ही लोगों में से बीच में से निकलती है। तो जैसे हमें वो एक सोसाइटी का आईना होती है, तो पुलिस एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। सोसाइटी पहले है, पुलिस बाद में है, व्यक्ति पहले है, पुलिस बाद में है, क्योंकि उन व्यक्ति जब आया तब उसके प्रोटेक्शन के लिए फिर एक पुलिस बनाई गई। तो हमेशा जनता सर्वोपरि होती है, हमेशा सोसाइटी सर्वोपरि होती है, पुलिस उसकी सेवा के लिए है। लेकिन ये बात भी याद रखना होगा, व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता का काम है, पुलिस आपकी एक फैसिलिटेटर है, आपकी मदद करने के लिए, पर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, लेकिन वो फैसिलिटेट करने के लिए है। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पुलिस अकेले नहीं कर पाएगी। जैसे अगर इंदौर के अगर देखेंगे, अगर इंदौर को स्वच्छ शहर बनाया तो क्या नगर निगम अकेले ने बनाया? निश्चित रूप से इंदौर वासियों ने। ठीक उसी प्रकार अगर इंदौर को साइबर फ्रॉड से क्लीन बनाना होगा तो इसमें न केवल एक एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशन, कई संस्थाओं को और पब्लिक को भी अवेयर होना होगा, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझनी होगी, तो जाके हम अवेयर कर पाएंगे। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पुलिस की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयर रहें, जागरूक हों, और अगर मैं जागरूक हूं तो मैं दूसरे को जागरूक करूं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो जागरूक होता है तो तीसरे को जागरूक करे। जब कोई चीज़, कोई भी ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे हम डालते हैं जो तेजी से वायरल होता है, तो क्यों ना सोसाइटी में अवेयरनेस की चीज़ें भी तेजी से वायरल हों, जिससे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इन्फ्लुएंसर हों, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका सोशल मीडिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उन लोगों का भी ये दायित्व है कि अपनी एक, जिस तरह कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSR, उसी तरह मैंने एक टर्म दिया है सोशल मीडिया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके 10 लाख व्यूअर्स हैं, अगर आपके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर 100% कंटेंट आप जो डालते हैं उसमें 5%, 2% कंटेंट सोशल मीडिया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अवेयरनेस के लिए डालें, चाहे वो साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस हो, चाहे ड्रग्स के दुष्परिणाम हो, या फिर ट्रैफिक सुधार हेतु हो। ट्रू। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स अपने पास में हैं? निश्चित रूप से मैं नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, 1930। इंडिया में कहीं भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है 1930 को कॉल कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, पोर्टल पे भी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in। सो पॉडकास्ट अब हम अपने अंतिम चरण में ले जा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना? इतने बड़ी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, आपकी एनर्जी लाजवाब है ना? एंड बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरी टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, है ना? थैंक्स टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सर।